मेरा नाम अनाया है। मेरी सहेली रश्मि, जो कि बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन उसकी किस्मत उसके चेहरे जैसा खूबसूरत न थी। आज मैं अपनी सहेली रश्मि की कहानी सुनाने जा रही हूँ। शादी के 5 साल बाद जब रश्मि विधवा हो गई, तब उसके सास ससुर ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। जब रश्मि मायके पहुंची तो उसकी भाभी भी उसे मनहूस होने के ताने देने लगी। तब रश्मि ने अकेले रहने का फैसला कर लिया। एक रात जब रश्मि अपने कमरे में सो रही थी, तब उसके घर में ही चोर घुस आया था। जब उस चोर की नज़र रश्मि पर पड़ी तो उसकी नीयत खराब हो गई और उसने रश्मि के साथ कुछ ऐसा ही किया कि रात भर उसकी चीखें निकलती रही। ये समाज भी बड़ा अजीब है ना। अगर किसी पुरुष की पत्नी मर जाए तो उस पर कोई पाबंदी नहीं होती। अपनी पत्नी की मौत के बाद तुरंत ही दूसरी शादी कर सकता है, या फिर बच्चे न होने पर भी अपनी पहली पत्नी को बांझ बताकर दूसरी शादी कर सकता है। कहीं कहीं तो ऐसे किस्से भी सुने हैं जहां पहली पत्नी से केवल बेटियां होने पर पति दूसरी शादी कर लेता है। लेकिन एक स्त्री का क्या, उसके लिए तो समाज के अलग ही कायदे कानून होते हैं। एक वे जब विधवा हो जाती है तो उसकी दूसरी शादी नहीं होती, बल्कि उसकी किस्मत में तो उम्र भर के लिए ताने लिखे जाते हैं। ऐसे में ही अगर उसे शादी के बाद बच्चे न हुए हो तो उसे विधवा के साथ साथ एक ताना भी सहना पड़ता है, और वह होता है बांझ का। कोई यह नहीं समझता कि अगर कोई स्त्री विधवा हो गई है तो उसकी क्या गलती है। इतनी लंबी पहाड़ जैसी ज़िंदगी जीने के लिए उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल उसी तरह अकेला छोड़ दिया गया था रश्मि को, जब केवल 27 साल की उम्र में ही वो विधवा हो गई थी। रश्मि का पति फौज में काम करता था, जिसकी 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है। रश्मि का कोई बच्चा भी नहीं है, जिसमें वो एक छोटे से शहर में बिल्कुल अकेली ही रहती है। अपने पति की मौत के बाद पूरा दिन तो रश्मि अपनी नौकरी में बिता देती थी, लेकिन काम से वापस आने के बाद का समय काटना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता था। अभी तो उसकी उम्र ही क्या थी, लेकिन इतनी सी उम्र में उसे कई सारी बीमारियों ने घेर लिया था, और इन सब बीमारियों की वजह थी उसका डिप्रेशन में रहना। रश्मि को उसकी ऑफिस की एक सहेली ने बताया था कि अगर उसे इस बीमारियों से और डिप्रेशन से बाहर निकलना है तो उसे रोज़ एक्सरसाइज और योगा करना ही होगा। वैसे भी रश्मि का ऑफिस के बाद का समय घर पर अकेले बहुत ही मुश्किल से कटता था, इसलिए उसने शाम के वक्त में योगा क्लासेस ज्वाइन कर लिया। अब तो रश्मि रोज़ ऑफिस के बाद 2 घंटे के लिए योगा क्लासेस चली जाती थी, जिससे उसका वक्त भी कट जाता था और उसकी तबीयत में भी काफ़ी सुधार आने लगा था। योगा क्लासेस में उसकी दोस्ती एक लड़के से हो गई थी, जिससे बात करके उसका मन हल्का हो जाता था। उस लड़के का नाम रणविजय था, और जब कभी रणविजय रश्मि की तारीफ़ करता तो रश्मि को अपने पति धीरज की याद आ जाती थी, क्योंकि धीरज की मौत के बाद कभी किसी ने उसकी तारीफ़ की ही नहीं थी। उसे तो सिर्फ ताने ही सुनने को मिले थे। अपने पति धीरज की मौत के बाद तो तारीफ़ क्या होती है, रश्मि यह तक भूल गई थी। जब तक धीरज जिंदा था वो रश्मि की बिल्कुल वैसे ही तारीफ़ करता था जैसे आज रणविजय ने की थी। जब रश्मि योगा करने में कोई गलती कर देती तो रणविजय उसके पास जाकर उसे सही तरीके से योगा करना सिखाता था। इन स्टेप्स को सिखाते वक्त अगर गलती से भी रणविजय रश्मि को छू लेता, तब भी रश्मि को धीरज की बहुत याद आ जाती थी। उस वक्त उसे बहुत ही अजीब सा एहसास होता और वह सोच में पड़ जाती कि धीरज के जाने के बाद वो कितनी अकेली हो गई है। रश्मि जब 22 साल की थी तब उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। जब उसकी पहली जॉब लगी थी तब उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। रश्मि को अपनी जॉब के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा था, जहाँ बड़ी मुश्किल से उसका मन लगा था, क्योंकि रश्मि भरे पूरे परिवार में रहने वाली लड़की थी और उसके घर में उसके माँ पापा के अलावा उसके भाई भाभी भी रहते थे। रश्मि का दिन तो उसके ऑफिस के कामों में निकल जाता था, लेकिन रात होते ही उसे अकेलेपन महसूस होने लगता था। ऐसे ही करते 1 साल बीत गया और रश्मि के माँ पापा को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। लेकिन रश्मि अभी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो अपनी जॉब छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर जब धीरज का रिश्ता आया जो फ़ौज में काम करता था, तो रश्मि ने तुरंत ही हाँ कर दी, क्योंकि रश्मि की खुद की बड़ी ख्वाहिश थी फ़ौज ज्वाइन करने की। लेकिन उसके परिवार वालों ने उसे फ़ौज ज्वाइन करने की इजाज़त नहीं दी। इसलिए जब फ़ौज में रहने वाले लड़के का रिश्ता आया तो रश्मि ने यह सोचकर हाँ की कि वो अपने सारे सपने अपने पति धीरज में पूरे होते देखेगी।
धीरज साल में सिर्फ 2 महीने के लिए ही घर आता था। बाकी के 10 महीने वो अपनी ड्यूटी पर ही रहता था। शादी के डेट मिलते ही रश्मि के घर में खुशी का माहौल छा गया था। धीरज की अगली छुट्टियों में ही दोनों की शादी तय कर दी गई और धीरज के घर आते ही बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। रश्मि के ससुराल में उसके पति के अलावा उसकी सास ससुर और देवर भी रहते थे। रश्मि का ससुराल लखनऊ में था, लेकिन रश्मि की जॉब दूसरे शहर में थी, इसलिए रश्मि को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी थी। लेकिन रश्मि घर बैठे रहना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उसी शहर में एक अच्छी जॉब तलाश ली। जिस शहर में उसका ससुराल था, रश्मि के पति धीरज को साल में सिर्फ 2 महीने की छुट्टी मिलती थी। शादी के वक्त वो सिर्फ 2 महीने ही रश्मि के साथ रहा और उसके बाद उसकी अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। रश्मि का पति अपनी तनख्वाह तो भेज दिया करता था, लेकिन पैसे से इंसान की कमी कहाँ पूरी होती है। जब से धीरज अपनी ड्यूटी पर वापस लौट गया था, तब से ही रश्मि को उसकी कमी महसूस होने लगी थी। रश्मि को जब कभी अपने पति की याद आती, तब रात को वो अपने पति से फ़ोन पर बात करने लगती थी। रश्मि को उदास देखकर उसका देवर कभी कभी उसके कमरे में आता और अपनी हंसी मजाक से रश्मि के मूड को ठीक करने की कोशिश करता था। रश्मि अब अपने देवर से ज़्यादा घुल मिल गई थी। उसके साथ बातें करने में उसका समय भी अच्छा गुजर जाता था। रश्मि का देवर भी यही कोशिश करता कि घर वापस आने के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी भाभी को दे सके, क्योंकि वो अपनी भाभी के चेहरे पर खुशी देखना चाहता था। रश्मि के सास ससुर को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि रश्मि का देवर उसके कमरे में जाए और अपनी भाभी से हंसी मजाक करे। रश्मि के सास ससुर रोज़ उसे ताना मारते थे, लेकिन रश्मि का देवर रश्मि की साइड ही लेता था। वो अपनी भाभी को समझाता कि वो ऐसी बातों को बिल्कुल भी परवाह न करे। आप एक औरत हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खुश होने का अधिकार नहीं है, और वैसे भी हम तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच कोई गलत संबंध थोड़ी ना है। उस वक्त रश्मि के सास ससुर चुप हो गए, लेकिन 9 महीने बाद जब धीरज घर वापस लौटा तो रश्मि की सास ससुर ने उसके कान भर दिए, जिससे धीरज रश्मि पर बरस पड़ा था। रश्मि ने अपनी सफाई देते हुए धीरज को कहा कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बताया गया है। रश्मि अपनी सफाई देती रही, लेकिन धीरज ने उसकी एक न सुनी और फिर रश्मि के सास ससुर और धीरज ने मिलकर विकी की शादी करवा दी। विकी की शादी के बाद वो भी अपना ज़्यादातर वक्त अपनी पत्नी के साथ गुजारने लगा था। अब रश्मि फिर से अकेली हो गई थी, इसलिए अब वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी, जिसमें उसका अच्छा खासा वक्त गुजर जाता था और बाकी जो भी समय बचता तो वो धीरज से फ़ोन पर बातें करने में कट जाता था। शादी को 5 साल गुजर गए थे, लेकिन रश्मि को अभी तक माँ बनने का सुख नहीं मिला था और इन 5 सालों में रश्मि ने इतने ताने सुने थे कि उसकी आंखों के आंसू भी सूख चुके थे। शादी के बाद रश्मि की देवरानी को 2-2 बच्चे हो गए थे, लेकिन रश्मि की गोद अभी भी सूनी थी, जिस वजह से उसके सास ससुर और रिश्तेदार उसे बांझ का ताना मारने का एक मौका नहीं छोड़ते थे। रश्मि की सास हर बार अपने रिश्तेदारों से कहती कि कहाँ हम भी पढ़ी लिखी बहू ले आए हैं, माथे पर जो शादी को इतने साल बीत चुके हैं फिर भी बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। वो लोग भी रश्मि के सास की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते, अरे बहन, ये पढ़ी लिखी लड़कियाँ इतनी जल्दी बच्चा पैदा नहीं करती ताकि इन्हें काम छोड़कर घर पर बैठना ना पड़ जाए, और फिर क्या पता आपकी बहू नौकरी की आड़ में अपने अय्याशी होने की बात पर पर्दा डाल रही हो। रश्मि जॉब करती थी, जिस वजह से उसकी देवरानी भी उससे बहुत जलती थी। बेचारी रश्मि के जीवन में बांझ का ताना कम था, जो लोगों ने एक और ताना उसके जीवन में लिख दिया। वो दिन रश्मि पर आसमान की तरह टूट पड़ा था, जिस दिन उसके पति धीरज के बजाय उसकी लाश घर लौटी थी। वो कैसा दिन था जब रश्मि को संभालना सबके लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि भले ही धीरज साल में 2 महीने के घर आता था, लेकिन रश्मि साल भर की खुशियां इन 2 महीनों में ही जी लेती थी, क्योंकि रश्मि धीरज को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। सिर्फ रश्मि ही नहीं, धीरज भी रश्मि से उतना ही प्यार करता था जितना कि रश्मि उसे करती थी। तभी तो जितना इंतज़ार रश्मि को धीरज के घर वापस आने का होता था, उससे कहीं ज़्यादा बेसब्री धीरज को रश्मि से मिलने की होती थी। लेकिन अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया था, ना तो इंतज़ार बचा था और ना ही बेसब्री का किस्मत भी रश्मि के ना जाने कौन सी काली स्याही से लिखी थी, जो एक के बाद एक मुसीबतों के पहाड़ उस पर टूटते ही चले जा रहे थे। इससे पहले कि रश्मि अपने पति धीरज की मौत के गम से बाहर आती, उसके ससुराल वालों ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अपने पति की मौत के बाद रश्मि के देवर ने उसे संभालने की कोशिश की तो रश्मि की देवरानी उससे जलने लगी थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी शादी से पहले विकी अपनी भाभी का सहारा बना करता था और दोनों देवर भाभी की अच्छी दोस्ती भी हो गई थी।
रश्मि की देवरानी ने अपनी सास ससुर को साफ साफ कह दिया था कि अगर यह विधवा औरत घर पर रहेगी तो मैं ही घर छोड़कर चली जाऊंगी। जो बची खुची कसर बाकी थी वो रश्मि के सास ससुर ने पूरी कर दी और धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। हालांकि रश्मि का देवर रश्मि का साथ देना चाहता था, लेकिन वो अपनी माँ पापा के आगे ये सोचकर कुछ भी नहीं बोल पाया कि अगर वो अपनी भाभी का साथ देगा तो कहीं उसकी माँ पापा उसकी भाभी पर चरित्रहीन होने का दाग न लगा दे। उसके बाद रश्मि अपने ससुराल का शहर छोड़कर एक छोटे से शहर में आ गई। रश्मि उस शहर में 1 साल से अकेली ही रहती थी, जिस वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी और यही वजह थी कि उसने अपनी सहेली के कहने पर योगा क्लासेस ज्वाइन कर लिया था। योगा क्लासेस करके भी जब रश्मि का अकेलापन दूर नहीं हुआ तो उसने सोचा चलो कुछ दिनों के लिए भैया भाभी से मिलकर आती हूँ। रश्मि की शादी के बाद उसके माता पिता दोनों ही इस दुनिया से चल बसे थे, इसलिए उसके मायके में अब उसके भैया भाभी ही रह गए थे। रश्मि को काफ़ी लंबा सफ़र तय करके अपने मायके जाना था, इसलिए उसने ट्रेन से जाना ही ठीक समझा। शादी से पहले रश्मि ने कभी भी अकेले सफ़र नहीं किया था, क्योंकि उसे अकेले सफ़र करने में घबराहट महसूस होती थी। लेकिन अब तो किस्मत के चलते उसे हर जगह अकेले ही जाना पड़ता था। आज भी उसे अकेले सफ़र करते वक्त बहुत घबराहट महसूस हो रही थी कि तभी अचानक पास वाली सीट पर एक आदमी आकर बैठ गया। रश्मि को ऐसा लगा जैसे वो आदमी उसे घूर घूर कर देख रहा है, इसलिए वो थोड़ा हटकर बैठ गई। उसके बाद जब अगला स्टेशन आया तब तक रश्मि की बोतल में पानी ख़त्म हो गया था। जैसे ही स्टेशन आया और रश्मि पानी भरने के लिए गई थी तो उस आदमी ने रश्मि से कहा, मैं भी अपने लिए पानी लेने जा रहा हूँ, तो आपके लिए भी ले आऊँगा। रश्मि ने हाँ में सर हिलाया तो वो आदमी दोनों के लिए पानी लेने चला गया। रश्मि उसे देखकर काफ़ी घबरा गई थी। उसे ऐसा लगा कि कहीं यह आदमी चोर तो नहीं है। वो अपना सामान चेक करने लगी, लेकिन चेक करने से पहले ही वो आदमी रश्मि की बगल में आकर अपनी सीट पर बैठ गया और उसने रश्मि को उसकी बोतल दी और पानी के साथ वो कुछ खाने के लिए भी लेकर आया था। लेकिन रश्मि को एक अजनबी से खाना लेना सही नहीं लगा। लेकिन जब उस आदमी ने रश्मि को खाना खाने के लिए ज़्यादा जोर डाला और ख़ुद भी वही खाना खाने लगा तो रश्मि भी निश्चित होकर उसका लाया खाना खाने लगी। रश्मि को भी बहुत तेज़ भूख लगी थी, इसलिए उसका घर से लाया हुआ खाना तो कब का ख़त्म हो चुका था। रात को सोने के लिए वह ऊपर सीट में जाने लगी और सोकर सोच में पड़ गई कि आज अगर धीरज जिंदा होता तो उसे अकेले बैठकर सफ़र नहीं करना पड़ता। कुछ रात बीत जाने के बाद उस आदमी ने देखा कि रश्मि अभी तक जाग रही थी, इसलिए वह रश्मि से इधर उधर की बातें करने लगा। रश्मि को थोड़ी घबराहट महसूस हुई तो वो आदमी कहने लगा, अरे मैडम, आप इतना डर क्यों रही हैं? रश्मि सच में घबराई हुई थी और घबराहट के मारे उसे हिचकियाँ आने लगी थी। रश्मि की हिचकियों को शांत करने के लिए उस आदमी ने रश्मि की तरफ पानी की बोतल आगे बढ़ाई तो रश्मि ने उसमें से थोड़ा पानी पी लिया। कुछ देर बाद जब उस आदमी ने रश्मि को चाय के लिए पूछा तो रश्मि ने चाय के लिए हाँ कह दिया। अगला स्टेशन आते ही वो आदमी नीचे उतरकर दोनों के लिए चाय ले आया और फिर चाय पीते पीते वो दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में बातें करने लगे। रश्मि की बीती ज़िंदगी के बारे में जानकर उस आदमी को रश्मि से हमदर्दी हो गई। वह जब रश्मि के पूछने पर उस आदमी ने अपने बारे में बताया तो उसकी कहानी सुनकर रश्मि की आंखें भी भर आई थी। उस आदमी ने बताया कि मैं पानी जहाज़ में काम करता था और एक बार जब वो अपनी ड्यूटी पर था तब उसकी बीवी और बच्चे भी उसी जहाज़ में सफ़र कर रहे थे। इतने सालों में पहली बार वो अपनी फैमिली को जहाज़ का सफ़र करवा रहा था कि तभी अचानक समंदर में बहुत बड़ा तूफ़ान आ गया। जैसा कि जहाज़ ऑफिसर की ड्यूटी होती है पहले सफ़र कर रहे मुसाफिरों को बचाने की, उसे अपने परिवार और बाकी परिवारों में से किसी एक को चुनना पड़ा था। उसे अपनी ड्यूटी को निभाते हुए अपने परिवार की बलि देनी पड़ी और उसने मुसाफिरों की जान बचाने का फैसला किया। इस तरह एक तूफ़ान ने उसकी बसी बसाई खुशहाल ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया। लेकिन वो उसकी बदकिस्मती थी कि अपने परिवार को खोने के बाद वो खुद बच गया। अपनी कहानी बताते हुए जब उस आदमी की आंखें नम हो गई तब रश्मि ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए उसे दिलासा दिया। धीरज के मर जाने के बाद आज पहली बार रश्मि ने किसी पराये आदमी को छुआ था, लेकिन उसका छूना भी एक हमदर्दी का एहसास था। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए हमदर्दी के भाव जाग उठे थे और दोनों एक दूसरे का दर्द जानने के बाद कुछ देर के लिए चुप हो गए थे। आज रश्मि को पहली बार यह एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है जिसे ज़िंदगी में इतने सारे दुख दर्द बर्दाश्त करने पड़े हैं। अगले दिन जब रश्मि अपने भाई के घर पहुंची तो उसके भाई ने तो उसे खुशी से गले लगा लिया, लेकिन रश्मि की भाभी की बातों से
उसे पता चल गया कि उसकी भाभी उसके आने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। रश्मि की भाभी उसे मनहूस मानती थी, क्योंकि एक तो वो उसे विधवा ऊपर से बांझ भी समझ रही थी। रश्मि की भाभी रश्मि को अपने बच्चों को हाथ लगाने भी नहीं देती थी। जब कभी रश्मि बच्चों के पास जाती तो उसकी भाभी उससे कहती कि तुम मेरे बच्चों से दूर ही रहा करो। तुम्हारी आने की वजह से बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और दिन भर तुम्हारे साथ बातें और शरारत करते रहते हैं। रश्मि के भाई ने रश्मि को रोकना चाहा, लेकिन रश्मि अपनी भाभी की वजह से नहीं रुकी। वैसे भी रश्मि कुछ दिनों के लिए ही उनके साथ रहने आई थी, क्योंकि माँ बाप के गुजरने के बाद रश्मि अपने भाई भाभी के घर को ही अपना मायका समझती थी। लेकिन वो ये भूल गई थी कि मायका तो माँ बाप से होता है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। रश्मि 15 दिन की छुट्टी लेकर अपने मायके आई थी, लेकिन उसे तो 1 हफ्ते से पहले ही अपना सामान बांध लेना पड़ा था। रश्मि जल्द ही अपने मायके से निकल गई, क्योंकि यहाँ भी वो अपनी भाभी की तानों से परेशान हो गई थी। वापस अपने घर आने के बाद मंगलवार रात को सो भी नहीं पा रही थी, क्योंकि आज से उसे अपनों के तानों ने परेशान कर दिया था। वो रात भर यही सोचती रही कि धीरज के जाने के बाद जहाँ मेरे अपनों ने एक मौका नहीं छोड़ा मुझे ताना मारने का, वहीं दूसरी तरफ वो अजनबी अनजान होकर उसका सहारा बनने की कोशिश करता रहा। इस दुनिया में जहाँ बुरे लोग हैं, वहीं दूसरी ओर अच्छे इंसान की कमी भी नहीं है। जो इंसान अपनी ड्यूटी निभाने के लिए, दूसरों को बचाने के लिए अपने परिवार की बलि दे सकता है, उससे महान इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। कितना कुछ सोचते हुए रश्मि को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। समय ऐसे ही बीतते गए और फिर एक दिन जब रश्मि अपने घर में सो रही थी कि तभी उसे घर के अंदर कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जिस वजह से उसकी नींद खुल गई और वो काफ़ी घबरा गई थी। आवाज़ कहाँ से आ रही थी ये देखने के लिए जब उठकर उसने अपने हॉल की लाइट ऑन की तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। एक आदमी नकाब पहनकर रश्मि के सामने खड़ा था। रश्मि ने सोचा जरूर कोई चोर होगा, तभी उसने अपना चेहरा ढक रखा है। रश्मि को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। इससे पहले कि रश्मि चिल्लाती, वो आदमी रश्मि के पास आया और उसने अपना हाथ रश्मि के मुंह पर रख दिया। उस आदमी के पास आते ही डर के मारे रश्मि का दिल जोरों से धड़कने लगा था। मर्द का एक मजबूत हाथों की पकड़ में थी। वो अकेली करती भी तो क्या करती। देर तक उसने रश्मि का मुंह दबोचे रखा और जब रश्मि ने अपने आप को बचाने की कोशिश करना छोड़ दिया और शांत हो गई, तब उस चोर ने अपना मास्क हटा दिया। इससे पहले कि रश्मि कुछ बोलती, उस आदमी ने रश्मि से कहा कि वो धीरज का दोस्त है। वो धीरज के साथ ही काम करता था और यहाँ वो धीरज की आखिरी इच्छा पूरी करने आया है। रश्मि के चेहरे पर डर देखकर उस आदमी ने रश्मि से कहा, आप घबराइए मत, मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं होने दूंगा। उसके बाद उस आदमी ने रश्मि को चाय बनाने को कहा। धीरज का नाम सुनकर रश्मि की घबराहट कुछ कम हुई और वो किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। उस समय रात का 1 बज रहा था, इसलिए रश्मि ये सोचकर कांप रही थी कि आखिर यह आदमी सच बोल रहा है या झूठ। रश्मि के मन में एक और सवाल बार बार आ रहा था कि अगर इंसान सच्चा है तो रात के 1 बजे वो चोरों की तरह घर में क्यों आया। रश्मि चाय बनाते हुए डर के मारे कांप रही थी और फिर जब वो चाय लेकर उस आदमी के पास गई तो उस आदमी ने रश्मि से कहा कि धीरज आपसे बहुत प्यार करता था। हम दोनों हर बार साथ में ही खाना खाते थे और खाना खाते वक्त वो अक्सर आपकी ही बातें करता था। मरते वक्त धीरज ने मुझसे कहा था कि उसकी आखिरी इच्छा है कि उसके जाने के बाद मैं आपसे शादी कर लूँ। सुनकर तो रश्मि के होश उड़ गए थे और वह सोच में पड़ गई, ऐसे कैसे मैं एक अनजान आदमी से शादी कर लूँ, बल्कि मैं तो ये भी नहीं जानती हूँ कि यह आदमी धीरज का दोस्त है भी या नहीं। रश्मि को उस आदमी पर थोड़ा शक होने लगा, क्योंकि धीरज ने रश्मि को अपने फ़ोन में उसके कई सारे दोस्तों की फ़ोटो दिखाई थी, लेकिन इन आदमी की तस्वीरें तो उसने कभी देखा ही नहीं था। रश्मि उस आदमी के पास गई और सिर्फ इतना ही कहा, देखिए मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, तुमने यह फैसला इतना जल्दबाजी में नहीं ले सकते। उस आदमी ने कहा, मैंने आपको अभी शादी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इत्मीनान से सोचकर फिर मुझे बताना। आपके पास पूरी रात पड़ी है सोचने के लिए, लेकिन आपसे एक विनती है कि अगर आज की रात आप मुझे यहीं रुकने दे तो मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। रश्मि ने भी ज़्यादा बहस ना करते हुए उसे रुकने की इजाज़त दे दी और ख़ुद अपना कमरा लॉक करके सो गई। लेकिन अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि रश्मि को फिर से बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। जैसे ही रश्मि बाहर गई तो उसने देखा कि वो आदमी अलमारी खोलकर उसके गहने चुरा रहा था। वो गहने रश्मि को धीरज ने बनवा कर दिए थे, जिसे रश्मि किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि रश्मि के पास अब सिर्फ यह गहने ही धीरज के प्यार की निशानी के रूप में बचे थे।
वह तुरंत ही अलमारी की तरफ भागी और उस चोर के हाथों से अपनी गहनी छीनने लगी। रश्मि को देखकर उस चोर को यह एहसास हो गया कि अब उसकी असलियत सामने आ चुकी है, इसलिए उसने जल्दी से सारे गहने एक बैग में भर लिए और वो रश्मि पर जोर ज़बरदस्ती करने लगा। रश्मि अपने बचाव के लिए चीखने लगी, चिल्लाने लगी। तब वो आदमी ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, चिल्लाओ जितना चिल्लाना चाहती हो, इस वक्त तेरी चीखें किसी को नहीं सुनाई देगी। कि तभी अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक सुनते ही वो आदमी घबरा गया, लेकिन रश्मि की जान में जान आ गई थी। उस आदमी ने रश्मि को धमकी दी कि वो उसके बंदूक के निशाने पर है, अगर उसने किसी से कुछ भी कहा तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। इतना कहकर वो आदमी पर्दे के पीछे छिप गया और रश्मि दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। जैसे ही रश्मि ने दरवाज़ा खोला तो उसे ऐसा लगा जैसे भगवान ने खुद ही उसकी रक्षा के लिए उस फरिश्ते को भेजा है। उस आदमी को देखते ही रश्मि के चेहरे पर सुकून आ गया, क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वह ऑफिसर था जो रश्मि को ट्रेन में मिला था। रश्मि ने उस ऑफिसर को इशारे से बता दिया कि वह मुसीबत में है और वो दरिंदे पर्दे के पीछे हैं। उस ऑफिसर ने भी इशारे से रश्मि को कहा कि वो वापस अंदर चली जाए, लेकिन दरवाज़ा थोड़ा खुला ही छोड़ दे। तो भी ऑफिसर के कहने पर रश्मि अंदर चली गई और फिर जैसे ही उस आदमी ने रश्मि पर फिर से ज़बरदस्ती करनी चाहिए, तभी इधर से ऑफिसर ने पकड़ना चाहा, लेकिन उस चोर ने धक्के देते हुए भाग गया। ऑफिसर ने माफ़ी मांगते हुए रश्मि से कहा, मुझे माफ़ कर दे, मैं उसे नहीं पकड़ पाया। रश्मि ने कहा, कोई बात नहीं, आपने तो आज मेरी जान बचा ली। रश्मि ने जब उससे पूछा कि वो यहाँ कैसे, तब उसने बताया कि उसकी पोस्टिंग इसी शहर में हुई है, इसलिए वह 2 दिन पहले ही रश्मि के घर के पास रहने आया है। आज उसे आने में कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी और वो जब अपने घर की तरफ जा रहा था तब उसे रश्मि के घर से किसी की चीखने की आवाज़ें सुनाई दी, इसलिए वो यहाँ आ गया। रश्मि ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर वो ऑफिसर अपने घर चला गया। रश्मि को इस बात की खुशी थी कि आज उस ऑफिसर की वजह से उसकी इज्जत बच गई थी, लेकिन उसे इस बात का भी अफसोस भी था कि धीरज की यादें वो गहने उससे हमेशा के लिए छिन गए थे। अब तो रश्मि की उस ऑफिसर से मुलाकात होने लगी और फिर धीरे धीरे ये मुलाकात प्यार में बदल गई। कुछ महीनों के बाद रश्मि ने और उस ऑफिसर ने शादी करने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन उन दोनों के पास अपना कोई परिवार नहीं था, इसलिए उन्होंने कोर्ट मैरिज करने का फ़ैसला किया। कोर्ट मैरिज के लिए विटनेस के तौर पर उस ऑफिसर की तरफ से उसकी जहाज़ में काम करने वाले दोस्त आए थे, जबकि रश्मि के पास उसके देवर के अलावा ऐसा कोई भी नहीं था जो उसकी इस खुशी में शामिल होकर खुश होता। दोस्तों, क्या रश्मि को दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी? दोस्तों, क्या रश्मि विधवा के रूप में सारी ज़िंदगी बिता देनी चाहिए थी? क्या रश्मि ने शादी करके सही किया या गलत? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।